हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव पर। तो प्यारे बच्चों, आज होगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसके बाद करेंगे हम कल पोटेशियम परमैंगनेट और रेस्ट ऑफ दी टॉपिक्स करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो कल होपफुली चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा, और उसके बाद मैं कराऊंगा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देख लेना एक बार लेक्चर करने के बाद। मैं खुद से ही जल्दी कम लेक्चर्स में चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ, अदरवाइज इस चैप्टर को कम से कम 10 लेक्चर में फिनिश करता। अब आपका ये 5 लेक्चर्स में फिनिश्ड हो जाएगा। तो आप 5 लेक्चर्स देखने के बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, ये मत सोचना कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे। एक बार जब आप थोड़ा सा चैप्टर को समझ लोगे ना, उसके बाद क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी। अदरवाइज बहुत समझ में नहीं आएगा, या फिर रटोगे आंसर्स को। कॉन्सेप्ट को जब समझ जाओगे तो क्वेश्चन आंसर को समझना आपको इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक था, चलो एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। इसमें ये स्टार्टिंग के 2 ग्रुप एस ब्लॉक, लास्ट का 6 ग्रुप है पी ब्लॉक, और नीचे है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये येलो वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और एफ ब्लॉक वालों को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 3, जिंक, कैडमियम और मरकरी, हालांकि कोपर्निशियम भी है, पर इन 3 को बोलते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो अपने ग्रुप में जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट होती है। तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है, सब कुछ ही अलग ही शो करते हैं। इनका साइज घट रहा है, इसका बढ़ेगा। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सबके ऑक्साइड्स नेचर में एम्फोटेरिक या बेसिक है, इसका एसिडिक हो जाएगा। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इसकी डिफरेंट होंगी। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, ठीक है। कलर भी शो नहीं करेगा, सारे कलर शो करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। आपको मैं एक बात और बता दूं, जब भी कभी भी जिंक, कैडमियम और मरकरी का कंपैरिजन आएगा किसी के भी साथ, ZnHg, ZnCd एंड Hg, तो आपको एक ही आंसर लिख देना है, दूसरा आंसर लिखना ही नहीं है। दिस इज ड्यू टू फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल। फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये दूसरों से डिफरेंट होते हैं। अब चाहे वो कलर पूछ ले, कलर में बोल देना कि ये फुल्ली फिल्ड है डी ऑर्बिटल, ये सारे के सारे पेयर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये बोल सकते हो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और साइज के बारे में बोल सकते हो, लेफ्ट राइट चलेंगे फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, सब की सब चीजें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये आंसर लिख देना इन तीनों के केस में। बाकी सबके केस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक ऐसा आंसर है जो ऑलमोस्ट सब पे काम कर जाएगा। अगर आपसे कुछ भी पूछे जाएगा तो बाकी सबका तो आप लिख देना ऑलमोस्ट सबका ड्यू टू, जब आपको कोई और आंसर समझ में ना आ रहा हो तो आपको ये लिखना है, ऐसा नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जब करना है। अदरवाइज जो आपका आंसर है करेक्ट, आपको वही आंसर करना है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब मैं ट्रिक्स के साथ कराऊंगा इस पूरे चैप्टर को। तो मैंने आपको ये बता दिया था, उसके बाद मैंने बताया था ये एटॉमिक रेडियाई है। एटॉमिक रेडियाई ये नीचे 3D सीरीज वाली की एटॉमिक रेडियाई है। उसके बाद ये 4D और 5D की है। तो 3D में और 4D में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है देखो, लेकिन 4D और 5D में डिफरेंस नहीं है। तो सिमिलरिटी है, साइज में ऑलमोस्ट सेम है। तो ये है ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो हमारी ये वाली सीरीज है 4D सीरीज, सॉरी 5D सीरीज, ये स्टार्ट हो जाती है एटॉमिक नंबर 58 से, मतलब लेंथेनम के बाद। और उसके बाद वहां पर 14 एलिमेंट्स आते हैं एफ ब्लॉक के, और वहां पर होता है लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एफ सब शेल के। और पुअर शील्डिंग की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का, और अब वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज हो जाएगा कम। सो इसे बोलते हैं हम लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन 4D एंड 5D
slightly difference in the size of 4D and 5D elements. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का n-d1 to 10 ns1 to 2. मेटेलिक प्रॉपर्टी ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटेलिक बॉन्ड. कोई हार्डनेस क्यों है उसमें ज्यादा, लो वोलेटिलिटी क्यों है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है क्यों है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी. इस साइज का था ग्राफ. आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई सेम एलिमेंट में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है आयनिक रेडियाई कम होती है. इसकी तो आयनिक रेडियाई कम सही थी, ये सही है, ठीक है. और डिफरेंट में तो आपको फिर वहां पर उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, कोबाल्ट का. तो कोबाल्ट का साइज छोटा होगा, ठीक है. तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका हो जाएगा, Fe2+ का. आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ये आएगा साइन, बाकी पीछे सही बताया था मैंने. तो डेंसिटी लेफ्ट टू राइट चलोगे तो साइज कम होता चला जाएगा, और जब साइज कम होता है तो मास भी बढ़ता चला जाएगा. मास बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी. तो लेफ्ट टू राइट चलोगे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी. तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है इरिडियम की, IR. हालांकि इरिडियम और ओस्मियम की ऑलमोस्ट सेम होती है. और सबसे कम डेंसिटी होती है स्कैंडियम की, लिखी होगी यहाँ पर स्कैंडियम. ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता, इर्रेगुलर ट्रेंड होता है. और इर्रेगुलर ट्रेंड होता है ड्यू टू 4s और 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी की वजह से. तो इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है. इस वजह से जब 4s और 3d इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो रिलेटिव एनर्जीज की वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा. कभी किसी की कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखोगे. सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजेस. तो देखो यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ध्यान से देखो, -2.1 -1.6 ये इंक्रीज हो रही है. तो रेगुलर ट्रेंड है यहाँ पर, लेफ्ट राइट चलोगे तो इंक्रीज होती चली जाएगी. देखो इंक्रीज हो रही है, ठीक है. मैंगनीज के केस में आ रहा चेंज, और एक जिंक के केस में आएगा चेंज. देखो जिंक की लास्ट में आके घट जाएगी, ठीक. तो इसमें इसका तो है स्टेबिलिटी ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन. D5 की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना अब इसके लिए हो जाता है डिफिकल्ट. तो सॉरी D5 और इसके बाद 4s2. तो 4s2 तो लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन इजीली, उसके बाद हो जाएगा डिफिकल्ट. तो इजीली लूज कर देगा, इसलिए मोर नेगेटिव आ जाएगी. तो 2 इलेक्ट्रॉन मोर इजीली कर देगा एज कंपेयर टू क्रोमियम, इसलिए यहां पर मोर नेगेटिव हो जाएगी. तो कॉपर के देखो पॉजिटिव है, मतलब कॉपर में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है. याद रखना, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो मोर नेगेटिव वैल्यू देखो, अब स्कैंडियम में और टाइटेनियम में किसकी टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की, स्कैंडियम की ज्यादा है, ठीक है ना. तो मोर नेगेटिव वैल्यू, मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. अब यहां पर देखो जिंक और कॉपर. अब जिंक की मोर नेगेटिव है तो जिंक में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है, कॉपर में ज्यादा है, ठीक है. तो कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये वाला पॉइंट याद रखना, मोर नेगेटिव वैल्यू मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड मोर पॉजिटिव वैल्यू मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो जिंक और कॉपर में कौन गेन करेगा, कौन लूज करेगा, तो कॉपर गेन करेगा, जिंक लूज करेगा, क्योंकि जिंक की मोर नेगेटिव है. तो ये वही तुम्हारे मैंने बताया था इसमें स्टेबिलिटी. तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं. एक क्वेश्चन और आ जाता है बार बार कि एक्वस सॉल्यूशन में Cu+ स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में Cu+ का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट
करेगा कॉपर आयन, और एक तो हो जाएगा रिड्यूस सेम एलिमेंट और एक हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो एक्वस सॉल्यूशन में Cu+ की जगह Cu2+ स्टेबल है, याद रखना। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, पेयर्ड हो जाएंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n+2। n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज। फ्री वैलेंसीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही फ्री वैलेंसीज बोल देते हैं सरफेस पे। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल लो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो जिनका साइज में 15% से ज्यादा डिफरेंस ना हो वो अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं जब मेटल्स को स्मॉल एटम्स वाले एलिमेंट्स के साथ, स्मॉल साइज वाले एलिमेंट्स के साथ हीट करेंगे, कंबाइन करेंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन उसमें ये मिक्स नहीं होंगे, केवल इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेंगे और बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस बनेगा, इन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल सब्सटेंस। हाँ, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर। तो इनके ऑक्साइड्स बेसिक भी होते हैं नेचर में, एम्फोटेरिक भी होते हैं नेचर में, और एसिडिक भी होते हैं नेचर में। तो याद रखना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे बेसिक इन नेचर, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वो होंगे एम्फोटेरिक इन नेचर, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो होंगे एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगी इनकी बेसिक और एम्फोटेरिक और एसिडिक कैरेक्टर। अब देखो जैसे KMnO4, यहाँ पे MnO4 की क्या है +4, MnO2 यहाँ पर Mn की क्या है +4, यहाँ +7 है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके +2 से +7 तक होते हैं। तो +2 वाला एसिडिक, फिर इंटरमीडिएट में +4 पाएगा एम्फोटेरिक, और ये हो जाएगा एसिडिक, बेसिक एम्फोटेरिक फिर एसिडिक। तो बस पॉइंट याद रखना है, ये पूछा जाएगा। हाँ, अब आ जाओ भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 3 कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है, एक तो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो दोनों को ही करा दूंगा, एक कल और एक आज, और बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से। तो कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉर्मूला है इसका K2Cr2O7। अब इसकी करेंगे हम प्रिपरेशन। ठीक है, क्या करेंगे इसकी हम प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब इसको बनाते कैसे हम, तो इसको बनाते हम क्रोमाइट ओर से, क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट, तो ये होता है क्रोमाइट। क्रोमाइट होता है FeCr2O4, या एक्चुअली में तो ये होता है ये FeOCr2O3, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड है इसमें दोनों ऑक्साइड्स, क्रोमाइट ओर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में FeCr2O3 and 1O4। तो क्रोमाइट ओर को, इसके ये 3 स्टेप में बनेगा। क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ और एयर के साथ हीट करेंगे तो क्रोमाइट सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है मेरा सोडियम क्रोमेट, याद हो जाना चाहिए तीनों स्टेप आज ही। तो सोडियम क्रोमेट होता है Na2CrO4, तो CrO4 होता है क्रोमेट, CrO4 होता है क्रोमेट, और Cr2O7 2- होता है डाइक्रोमेट। इसकी स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा इसे डाइक्रोमेट क्यों बोलते हैं, इसे क्रोमेट क्यों बोलते हैं। एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है तो वो क्रोमेट, और 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं तो इसे डाइक्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों पे चार्ज सेम है, वो Cr2O7 2- है, वो CrO4 2- है। तो क्रोमाइट को Na2CO3 और एयर के साथ हीट करूंगा तो सोडियम क्रोमेट बनेगा।
ठीक। सोडियम क्रोमेट को, अब जो सोडियम क्रोमेट बना उसे फिल्टर कर लो और सोडियम क्रोमेट को एसिड के साथ ट्रीट करो। तो सोडियम क्रोमेट को एसिड के साथ ट्रीट करूंगा तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। देख लो, ये क्रोमेट है और ये डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन मुझे सोडियम डाइक्रोमेट नहीं बनाना, मुझे तो बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे होता है? K2Cr2O7। तो बना था Na2Cr2O7, ये है सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट मुझे तो बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो Na को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है, KCl से रिएक्शन करा दो, दोनों पोटेशियम दोनों सोडियम को डिस्प्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। तो ये हो गई प्रिपरेशन। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन है ये आयनिक फॉर्म में भी लिखी होती है, लेकिन तुम्हें यही याद करनी है, लेकिन मैं आयनिक को अलग से बता देता हूँ। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह है क्रोमेट, क्योंकि ये क्रोमेट, अच्छा क्रोमेट का कलर और याद रखना, और डाइक्रोमेट का, क्रोमेट का कलर होता है येलो, क्रोमेट इज येलो इन कलर और डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर, येलो और ऑरेंज। अब देखो जैसे मेरे पास है CrO4 2- और इसको मैंने एसिड के साथ ट्रीट कर दिया, ये आयनिक रिएक्शन है इसकी, स्टेप 2 की आयनिक रिएक्शन है। तो ये बन जाएगा Cr2O7 2- प्लस H2O। तो ये था येलो क्रोमेट और ये बन गया ऑरेंज डाइक्रोमेट। येलो से क्या बना? ऑरेंज। अब अगर एक बात और याद रखना, मैंने डाइक्रोमेट में एल्केलाई सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, एल्केलाई मिक्स कर दिया, Cr2O7 2- प्लस OH-। तो जब मैं इसमें OH मिक्स करूंगा लाइक NaOH या KOH, तो ये बन जाएगा वापस से CrO4 2- प्लस H2O। तो ये देख लो, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बना, येलो से ऑरेंज और ऑरेंज से येलो, ऑरेंज से वापस से येलो बन जाता है। ठीक है, तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट भी बन जाएगा, क्रोमेट से डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है एसिड की रिएक्शन से, और डाइक्रोमेट से क्रोमेट बेस की रिएक्शन से। ठीक है, ये तीनों याद रखना। अब इसको ट्रिक के साथ समझ लो। पहले बनता है क्रोमाइट, बनता क्या है? क्रोमाइट होता है, क्रोमाइट को Na2CO3 और ऑक्सीजन के साथ हीट कर देना, रोस्ट कर देना इसको, तो ये बन जाएगा सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट ऐसे याद करना है, बैलेंस भी मत करना, चाहे नंबर नहीं कटेंगे पर रिएक्शन पूरी लिखनी है। सोडियम क्रोमेट को, सोडियम क्रोमेट होता है येलो, एसिड के साथ ट्रीट कर देना, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट को, सोडियम डाइक्रोमेट को आप ट्रीट कर दो KCl के साथ, तो ये बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, क्रोमेट की स्ट्रक्चर ये रही, डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर ये रही। तो आपको याद रखना है क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों में ही इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +6। क्रोमेट में भी +6, डाइक्रोमेट में भी +6, दोनों में ही +6 होती है, चाहे आप कैलकुलेट कर लो। तो पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4 और ये क्रोमेट आयन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है K2Cr2O7 और ये डाइक्रोमेट आयन है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। क्रोमियम के X, ऑक्सीजन के होते हैं -2 = -2, 4 × 2 = 8 = -2 +6। तो ये हो गई भाई। टेट्राहेड्रल शेप होती है क्रोमेट की और 2 टेट्राहेड्रल होते हैं डाइक्रोमेट में। अब एक बात और याद रखना, बॉन्ड लेंथ। तो देखो इसमें तो एक ही टाइप का बॉन्ड है, किसमें एक टाइप का बॉन्ड है? इसमें सारे के सारे चारों बॉन्ड सेम है। ऑल Cr ऑक्सीजन या 4 Cr ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर सेम इन बॉन्ड लेंथ। लेकिन यहाँ पर 2 तरीके के बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, एक तो ऑक्सीजन का इस क्रोमियम के साथ है, एक ऑक्सीजन के इस क्रोमियम के साथ है, ब्रिज। तो ये डिफरेंट बॉन्ड होगा। और यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन का क्रोमियम के साथ है, यहाँ तीनों ऑक्सीजन का क्रोमियम के साथ है।
तो यहाँ जो ये 3 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है ये सेम है बॉन्ड लेंथ में, 163 पिकोमीटर लेंथ, इसकी भी 163 है, इसकी भी 163 है, बट इस वाले बॉन्ड की जो लेंथ है वो है 177 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ ये वाली और ये वाली डिफरेंट है, तो इसमें 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है सेम, ठीक है, 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड सेम है और 1 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है डिफरेंट। इसमें 4 सारे के सारे सेम है, ठीक है, सबकी 163 है। तो भाई से बना लेना बार बार, 2 तो डबल बॉन्ड से बनाना, 2 यहाँ सिंगल बॉन्ड से बना देना, एक पे दोनों पे माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा CrO4 2 माइनस, और यहाँ पे बनाना Cr फिर 3 ऑक्सीजन, फिर 3 ऑक्सीजन, एक को बीच में 6 और एक 7 हो जाएंगे, बीच वाले को दोनों साइड से जोड़ देना। 6 बॉन्ड बनाने हैं तो मैं क्रोमियम के याद रखना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ भाई हीटिंग इफेक्ट। तो अगर डाइक्रोमेट को हीट कर दूं तो क्या बन जाएगा, क्रोमेट। डाइक्रोमेट को हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, क्रोमेट। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया Cr2O7 2 माइनस हीट, तो आप क्या काम करोगे भाई, कुछ नहीं करना, CrO4 2 माइनस क्रोमेट कर देना। तो ये है ऑरेंज और हीट करोगे तो ये बन जाएगा येलो, ठीक है। रिएक्शन विद एल्केलाई, तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, KOH के साथ ट्रीट करूंगा तो ये बन गया पोटेशियम क्रोमेट। क्योंकि मैंने अभी पीछे एक रिएक्शन कराई थी, अगर आपको याद हो तो Na2CrO4 इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई थी, तो ये बन गया था Na2Cr2O7। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑपोजिट रिएक्शन है, ये है सोडियम क्रोमेट और H2SO4, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट। भाई डाइक्रोमेट सोडियम का ले लो चाहे पोटेशियम का ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर ले लेता पोटेशियम क्रोमेट तो यहां बन जाता पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो याद रखना ये कैसा था, येलो, एसिड के साथ ट्रीट करके क्या बना दिया आपने, ऑरेंज, और यहाँ क्या था, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज, और KOH के साथ ट्रीट करके क्या बना दिया आपने, येलो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए CrO4 2 माइनस प्लस H प्लस, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, भाई बहुत सिंपल है, ये बन जाएगा Cr2O7 2 माइनस। क्रोमेट के एसिड से रिएक्शन होते तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर लो, ये हो गई बैलेंस। और डाइक्रोमेट को बेस के साथ ट्रीट कराओगे तो ये बन जाएगा भाई क्रोमेट, वो ये रिएक्शन, डाइक्रोमेट बन गया क्रोमेट, तो ये था येलो बना ऑरेंज, और ये था ऑरेंज और ये बना येलो। तो ये दोनों अपोजिट रिएक्शन याद रखनी है। लो ये लिख रखी है मैंने, दोनों रिएक्शन लिख रखी है, डाइक्रोमेट बेस क्रोमेट, क्रोमेट एसिड डाइक्रोमेट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसमें अगर कोई चीज मिला दी तो ये उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि H2SO4 के 4 मोल्स 1 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट, वाटर और 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाएंगे उस सब्सटेंस के साथ, रिएक्टिंग सब्सटेंस के साथ, और वो बन जाएगा हमारा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। जैसे कि आपने याद करो ऐसे पढ़ा होगा RCH2OH अल्कोहल, और इसमें मिक्स कर दिया आपने K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो याद करो भाई इसमें मैंने क्या काम कर दिया था, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया था, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया था। तो भाई क्यों बनता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया,
ठीक है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किससे होगा, वे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए हैं वे अल्कोहल में कंबाइन हो जाएंगे। अब इसको आयनिक फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम के +6 और यहाँ कितने हैं क्रोमियम के +3। तो इससे पता चल रहा है कि डाइक्रोमेट +6 से +3 में कन्वर्ट होता है जब ये ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देखो आयनिक रिएक्शन, ये रही Cr2O7 2-, ये आयनिक रिएक्शन है। Cr2O7 2- Cr3+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसको मैंने आयनिक को बैलेंस कर दिया। अब चाहे तुम इसको परमानेंट इक्वेशन बना सकते हो, अगर परमानेंट इक्वेशन नहीं भी बनानी है आपको तो आप इसको खुद बैलेंस करना सीख सकते हो, क्योंकि ऊपर देखो Cr2O7 2- किस में रिड्यूस हो गया भाई, Cr3+ में, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ये, तो +6 से +3 में चला गया। अब देखो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, एक है 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 7 वाटर ऐड कर दूंगा, यहाँ 14 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ 14 H+ ऐड कर दूंगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन +14 -2 +12 है, यहाँ +6 है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। तो देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी ये क्रोमियम वाली जो हाफ रिएक्शन है वो वाली बन गई है। आप इसको याद रखना, Cr2O7 2- +14 H+ +6 इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू Cr3+ 7 H2O, ऐसे याद करके रख लेना इसको, ठीक है। याद भी कर लोगे तो इसकी सारी रिएक्शन हो जाएगी। तो अब आपको इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे। तो अब आपको एग्जाम में दे दिया भाई, क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, वो कहेगा Cr2O7 2- Fe2+, करो इसे कंप्लीट। वो कहेगा Cr2O7 2- I- कंप्लीट करो। वो कहेगा Cr2O7 2- NO2- करो इसे कंप्लीट। फिर कहेगा वो Cr2O7 2- S2-, इसे कंप्लीट करो। फिर वो कहेगा Cr2O7 2- SN2+, इसे कंप्लीट करो। तो भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये सारी की सारी कंप्लीट करनी और बैलेंस करनी। अब आपको मैं सिखाऊंगा कैसे से कंप्लीट करेंगे, कैसे से बैलेंस करेंगे। तो आपको ये याद करना पड़ेगा Fe2+ और Fe3+। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आयरन की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +3। जब इसने यहाँ +2 दे दी तो इसका मतलब ये इस अपनी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक काम जरूर करना पड़ेगा, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि Cr हमेशा Cr3+ में ही कन्वर्ट करना है आपको। तो याद रखना, ये याद नहीं करोगे तो ये हो नहीं पाएंगी। 2-3 चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आप देखो मैं इसे कैसे करता हूं। तो इस सारी मैंने क्वेश्चन के तरीके से बताई थी आपको। अब देखो मैं पहले क्वेश्चन को कर रहा हूं, Cr2O7 2- Fe2+। तो आपको कुछ नहीं करना भाई इन रिएक्शंस में। सबसे पहले Cr2O7 इस पूरे की जगह पे आपको एक ही चीज लिखनी है और उस चीज का नाम है Cr3+। तो लिख दो इसकी जगह पे Cr3+, और इसकी जगह पे आपको एक ही चीज लिखनी है जिसमें वो ऑक्सीडाइज हुआ था, मैंने बताया था, वो Fe3+ में। तो ये तो हो गई इसके रिएक्शन। लेकिन अगर आपको इसको बैलेंस करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा आपके टीचर पर। तो इसे बैलेंस करके लिख दो। तो दोनों हाफ रिएक्शन को लिखो पहले। तो इसके हाफ रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, Cr2O7 2- +14 H+ +6 इलेक्ट्रॉन, ये वाली बैलेंस कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। तो ये बन जाएगी Cr2 Cr3+ 7 H2O। इसको देखो ये है Fe2+ Fe3+, Fe2+ Fe3+, यहाँ पर 3+ है, यहाँ पर 2+ है। तो आपको बैलेंस करने हैं दोनों चार्ज, यहाँ +2 है +3, इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करूंगा तो ये -1 करके +1 रह जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा। और एक बात और, जिस साइड यहाँ हो रहा है उसके अपोजिट साइड ही होगा हमेशा वहाँ। तो चार्ज देख लेना, चार्ज से ही बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इलेक्ट्रॉन को सेम करके इलेक्ट्रॉन खत्म करने हैं आपको। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा Cr2O7 2- +6 Fe2+ 14 H+ टेंड्स टू 2 Cr3+ +6 Fe3+ +7 H2O। तो भाई ये पहली इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड एंड कंप्लीट।
दूसरा क्वेश्चन भाई, इसको सल्फाइड को या सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो आ जाए ऐसा क्वेश्चन Cr2 2 माइनस प्लस सल्फाइड 2 माइनस, क्या करोगे तुम, तो इसे उठा के तो लिख देना Cr3 प्लस और इसे उठा के लिख देना सल्फर। अब इसे तुम बैलेंस करो, तो बैलेंस कैसे करोगे, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस प्लस 7H2, ये तो हो गई एक। अब दूसरी S2 माइनस और ये S में हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 2, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में आपस में कि इक्वल हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3s2 माइनस 3s प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को कर दो ऐड, तो ये थी इक्वेशन 1 और ये बन गई है अब इक्वेशन 2, दोनों को कर दो ऐड, तो ये बन जाएगी Cr2O7 2 माइनस प्लस 3s2 माइनस प्लस 14H प्लस टेंड्स टू 2Cr3 प्लस प्लस 3s प्लस 7H2O, ये हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, I माइनस को आयोडीन में, याद रखना पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में I माइनस को, ये तो सेम हो जाएगा Cr3 प्लस में और I माइनस किस में हो जाएगा I2 में। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो अब आप, इसे कर लो Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O, ये हो गई इक्वेशन 1। I माइनस और यहाँ पे क्या है I2, तो 2 आयोडीन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब क्या काम करना है आपको, बैलेंस करने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये बन जाएंगे 6 और दोनों तरफ मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर दो ऐड, ये 1 है और 3 से जो मल्टीप्लाई होकर आएगी वो 2 हो जाएगी और दोनों को कर देना ऐड और आप करोगे इसका आंसर। NO2 को NO3 में, ये नाइट्राइट है, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट, ये नाइट्रेट में हो जाता है ऑक्सीडाइज, नाइट्राइट नाइट्रेट में पहले वाले में। ये है आयोडाइड, ये आयोडाइड है, तो आयोडाइड होता है आयोडीन में ऑक्सीडाइज्ड, आयोडीन में कर देता है ये। और ये सल्फाइड है, S2 माइनस को बोलते हम सल्फाइड, और इसको सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर। उसके बाद Fe2 प्लस होता है फेरस और इसको फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, फेरस को फेरिक में। चलो भाई नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ, हाँ तो भाई अगर ऐसा आ जाए Cr2O7 2 माइनस प्लस NO2 माइनस, तो आप क्या काम करोगे भाई, कुछ नहीं करना, इसको तो उठा के लिख दो Cr3 प्लस और इसको उठा के लिख दो NO3 माइनस। अगर इसे बैलेंस भी नहीं करोगे ना, इतना भी लिख दे, पूरे नंबर मिलेंगे, बस एक काम कर देना, यहाँ पर इतना सा काम कर देना कि यहाँ पर जहाँ आपने NO2 माइनस लिखा है यहाँ H प्लस लिख देना और H प्लस की जगह पे इस पे H2O लिख देना, बस इसके भी नंबर पूरे मिलेंगे। बैलेंसिंग के नंबर नहीं कटते बोर्ड में, CBSE का रूल है कि बैलेंसिंग पे नंबर नहीं काटते CBSE। तो आप ये मत सोच लेना कि रट्टा मार के याद करके ही बैलेंस रिएक्शन लिखनी, अगर वो बैलेंस रिएक्शन करने के लिए कहेगा तो बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, लेकिन बैलेंस रिएक्शन करने के लिए भी आ जाती है इसमें रिडॉक्स, ये जितनी भी ऑक्सीडाइजिंग वाली है, तो इसलिए बैलेंस करना भी सीख लो, ये मत सोच लेना भाई वो किस्मत है अगर तुम बिना बैलेंस नहीं सीख पा रहे हो। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है, एक रिएक्शन याद करनी है, दूसरों को करना है। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो इतना भी करके आ जाना भाई, खाली मत छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ना, आंसर जरूर लिखना है। S2 माइनस को SN4 में, तो Cr2O7 2 माइनस को ये Cr3 प्लस में कर देगा और इसके साथ कौन है, इसके साथ है भाई SN2 प्लस। तो ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ानी है, Cr3 प्लस प्लस SN4 प्लस। लो अगर इतना भी लिख दोगे H प्लस और H2O तो भैया ये हो रहा है आंसर, खत्म। बैलेंस करके लिखना चाहते हो तो लो भाई Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस प्लस
7H2O, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, SN2 प्लस SN4 प्लस, यहाँ देखो 4 है, यहाँ 2 है, 2 कम कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई करके जो सेकंड बनेगी दोनों को ऐड कर देना, बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। तो चलो बेटा, ये है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और ये होता है डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। Cl माइनस को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सपोज करो मैंने आपको लैब में कंपाउंड दे दिया और उसके अंदर क्लोराइड है, एक सॉल्ट दे दिया उसके अंदर क्लोराइड है, मान लो मैंने दे दिया आपको अमोनियम क्लोराइड। इसका टेस्ट कैसे करोगे आप लैब में? तो इसका टेस्ट आपको लैब में करना है। तो ये सेकंड ग्रुप का आयन है, ठीक है, एनायंस में ये सेकंड ग्रुप का है, और इसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत पॉपुलर है, एग्जाम में वाइवा में पूछ सकता है और वैसे भी एग्जाम में आ सकता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो CrO2 Cl2 ये क्रोमाइल क्लोराइड है इसका नाम। ये इटार्ड रिएक्शन में भी मैंने यूज करा था, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसकी वेपर्स होती है रेड। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इसी के नाम पे पड़ा हुआ है, CrO2 Cl2 के नाम पर। तो अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 को क्लोराइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट में डालोगे ना, तो भाई रेड वेपर्स बनेंगी क्रोमाइल क्लोराइड के। इससे कंफर्म हो जाएगा कि कंपाउंड में क्लोराइड आयन है। अगर नहीं होता तो नहीं बनती, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। तो ये है हमारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं हम फॉर Cl माइनस क्लोराइड आयन। तो याद रखना भाई, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और सॉल्ट कंटेनिंग क्लोराइड आयन, इनको सब मिक्स करोगे टेस्ट ट्यूब में तो रेड वेपर्स बनेंगी क्रोमाइल क्लोराइड की। तो इसका मतलब इसमें क्लोराइड कंफर्म्ड है। तो Cl माइनस कंफर्म्ड, क्योंकि बना दिया मैंने। तो बेटा ये खत्म हुआ मेरा पोटेशियम डाइक्रोमेट। कल खत्म करूंगा बिल्कुल सेम ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के बाद थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लूंगा मैं F ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो कि मेन है, और उसके बाद मैं इनके सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके। तो मेन है इनके क्वेश्चंस करने, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जब देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और वीडियो शेयर कर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।